ऑलराइट, तान्या बेटा आपकी पहली क्लास है क्या? नो मैम। ओके ओके, चलिए भाई फिर शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स से पहले एक कॉमन टॉपिक है जो केटीजी में भी रहता है और थर्मो में भी रहता है, ठीक है, वो भी करेंगे। तो एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। इंटू में टू में मेरी हैंडराइटिंग की जो हालत होएगी ना, तुम लोग कहोगे मैम बस इतना अत्याचार नहीं। ठीक है, तो बताइए लास्ट की क्या क्या टॉपिक्स थे? डिग्री ऑफ फ्रीडम था, क्या था डिग्री ऑफ फ्रीडम? इसको यस ऐसे मैम। करते हैं हम लोग। ठीक है, बताइए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का कितना आया था? 3, बिल्कुल सही। डायटॉमिक के लिए 5। 5। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 7। नॉन लीनियर बेटा मैम 6। 6। और लीनियर 7। 7। वो आप लोग लेंगे जो 7, वो आपके पास क्या है, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इन्हीं डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में क्या करोगे आप, दो दो ऐड कर दोगे। तो जब हम लोग देखिए काइनेटिक एनर्जी का हम लोग टर्म लेते हैं ट्रांसलेशन, रोटेशनल या वाइब्रेशनल, जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तब आप +2 कर देते हैं इनके अंदर। क्लियर है सबको? अदरवाइज वैसे आपको क्वेश्चन में ये चीजें गिवन होंगी। वाइब्रेशन वाला पार्ट अगर कोई है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर गिवन होगा, वो आपको लेना होगा। हो सकता है आपको 5.6, 3.2, 6.6, तो ये टेम्परेचर के हिसाब से होते हैं, तो क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा वो आपको लेना है। अगर नहीं गिवन है तो आप ये चीजें लोगे। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किया था, अच्छा ये बताओ डिफाइन करो जरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। हम लोगों ने क्या किया था, एक गैस ली थी, तो हमने बोला कि जो इसकी इंटरनल एनर्जी है उसके दो हिस्से हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम लेते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं, सिर्फ बची काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो टोटल इसकी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। काइनेटिक एनर्जी के फिर हम लोगों ने 3 हिस्से करे थे, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। फिर हम लोगों ने चेक किया कि हर एक गैस के लिए, जैसे मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए, हर एक गैस के लिए कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन आ रहे हैं इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। ठीक है, तो देखा कि मोनोटॉमिक के लिए 3 आते हैं ट्रांसलेशन के। ठीक है, आपके पास रोटेशन आता नहीं मोनोटॉमिक में, और वाइब्रेशनल की तो बात ही नहीं कर रहे, हायर टेम्परेचर पे होती है वो। जब हम डायटॉमिक की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन में कितने आते हैं, 3, रोटेशनल में 2। ठीक है, और जब ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर की बात करें तो ट्रांसलेशन में 3, रोटेशनल में 3। ठीक है, इस ये जो आपके पास टर्म्स आती है इन्हीं का हम बोलते हैं कि एवरेज जो वैल्यू रहेगा एट थर्मल इक्विलिब्रियम वो हाफ केबीटी होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बोलता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम एवरेज काइनेटिक एनर्जी associated with each each molecule पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है भाई, हाफ केबी। यानी कि मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल की जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसकी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। जैसे कि यू फॉर इंटरनल एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल इन केस ऑफ मोनोटॉमिक गैस कितना होगा? 3/2 kBT। केबीटी। ठीक है, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे मल्टीप्लाई कर दिया हाफ केबीटी को। और अगर मैं पूछूं डाया के लिए,
ये कितना होगा 5/2 kBt। और सिंपली अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकालूं फॉर वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, बताइए क्या निकाला था? बताइए बेटा। F/2 F/2 RT। kBt। आरटी जो है बेटा वो मोल की हम बात करेंगे तब लिखेंगे। जैसे अगर मैं इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल अगर आपको बोलूं तो कितना आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का आपको पता है 1 मोल में कितना होता है एवोगैड्रो नंबर, तो इसको सिंपली Na से मल्टीप्लाई कर लो, F/2 NaKBT। तो NaKB क्या हो जाएगा R, तो F/2 RT। समझ में आ गई बात सबको, F/2 RT। और अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स N है, N नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना हो जाएगा N इंटू में F/2 RT। और खत्म जो अपनी क्लास हुई थी, मैंने आपको बोला कि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू N F/2 डेल्टा R डेल्टा T। याद है सबको ये चीज, इसको हम लोग आज यूज करेंगे। ऑलराइट, क्लियर है सबको? बेटा इतना लेट कैसे आ रहे हो आप लोग? चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट से। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट बच्चों? Amount of heat required to raise the temperature of unit mass by degree unit centigrade. बिल्कुल सही, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, वो उसकी स्पेसिफिक हीट हो गया। या यूनिट मास और यूनिट आपके पास टेम्परेचर अगर चेंज कर रहे हो उसके लिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम लोग स्मॉल एस से भी करते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट मास पर डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर स्पेसिफिक हीट बता दो। 1 मोल यूनिट डिग्री को जो सेल्सियस। यस, अगर 1 Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by unit degree centigrade. यस 1 मोल सब्सटेंस का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपने बढ़ाना है तो जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कैपिटल सी से डेल्टा क्यू बाय में नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए म्यू है इनटू डेल्टा टी। तो अगर गैसेस की बात करें तो ठीक है, सब्सटेंस की जगह पे गैस आ जाएगा कि 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो जो हीट रिक्वायर्ड है। लेकिन गैसेस के केस में बेटा इस सी की वैल्यू चेंज होती है। अगर मैं बोलूं आइसोथर्मल प्रोसेस है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कितना हो जाएगा भाई, सोचो दोबारा, डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो एनीथिंग बाय 0 इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा ना आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। और अगर एडियाबैटिक ले लूं तो कितना हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होता, तो डेल्टा क्यू 0 हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0। तो आप ये मैंने आपको दो इसीलिए बताए कि आप समझे कि प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। 0 से इंफिनिटी कुछ भी वैल्यू उसकी हो सकती है। जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं ज्यादातर वो है सीपी और सीवी। सिंपली कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट एब्जॉर्ब होगा 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। सिमिलरली आपके पास हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मेरे को 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो इसको सीवी बोलते हैं। तो ये अगर आपको कोई इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए, बोले कि कांस्टेंट प्रेशर है तो हीट एब्जॉर्ब निकालना, तो आप लोग इससे करोगे। हो सकता है आपको सीपी दे रखा और सीपी का निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, अभी निकालेंगे। और हो सकता है आपको निकालना हो कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ है। तो अभी हम एक चीज देखते हैं कि इसको निकाल के इधर रखो जरा, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू म्यू सी डेल्टा टी। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ कोई एक गैस इसके अंदर, और ये पिस्टन मूवेबल है। ठीक है, इसको अगर कोई हीट सप्लाई किया, मान लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इसने सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, तो बेटा ये दो चीजों में इस्तेमाल कर सकता है। बताइए क्या क्या होंगी, बताओ जरा।
बताइए। एक तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकता है, भाई मैंने इस गैस को यानी इस सिस्टम को हीट दिया, तो हीट का यूज क्या करेगा, या तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा, या फिर वो कुछ पार्ट उसका यूज कर सकता है वर्क डन में, यानी कि ये गैस एक्सपैंड हो सकती है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो आपके, अगर मैं अब कंडीशन चेंज करती हूँ, देखो अगर मैं इस पिस्टन को मूव नहीं होने दूं, यानी कि मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट कर दिया मैंने, अभी जो आप जितना भी हीट दोगे यानी कि वो उसका टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो रही है, यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो रही है, राइट? आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर अगर मैं डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, तो क्या मैं इसको डेल्टा यू नहीं लिख सकती? और एक डेल्टा यू मैंने ऑलरेडी निकाला है यहाँ पे, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। मैं इन दोनों को कंपेयर अगर करती हूं तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स म्यू लिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये सी वी है, देखो ये सी वी है, ये भी सी वी है, तो म्यू सी वी डेल्टा टी, तो यहाँ भी मैं नंबर ऑफ मोल्स ले लेती हूँ, मान लीजिए म्यू है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू एफ बाई टू आर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, म्यू से म्यू गया, तो आपके पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, एफ बाई टू आर। क्लियर है सबको ये चीज? हाँ जी बेटा, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। दूसरा देखिए, सीपी माइनस में सीवी आर होता है, तो अगर मैं सीवी की वैल्यू एफ बाई टू आर पुट कर दूं, एफ बाय में टू आर इज इक्वल टू आर, तो सीपी भी आ जाएगा आर प्लस में एफ बाई टू आर, यानी कि वन प्लस में एफ बाई टू इंटू में आर। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए सीपी और सीवी के, ठीक है, टिप्स पे हो तो अच्छी बात है। ठीक है भाई, क्लियर है? अब हम बात करते हैं गामा की। गामा क्या होता है, सीपी बाय में सीवी, ठीक है। सीपी अभी निकाला आप लोगों ने, वन प्लस में एफ बाय टू इंटू में आर, डिवाइडेड बाय में सीवी कितना है, एफ बाई टू आर। आर, तो आर से आर तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय में एफ बाय टू कितना हो जाएगा, टू बाय में एफ, प्लस में एफ बाय टू बाय एफ बाय टू वन, ये फॉर्मूला आएगा। तो हम क्या करते हैं, गामा निकालते हैं अलग अलग, जैसे मोनो के लिए, डाया के लिए, ट्राया के लिए, या पोली के लिए। ठीक है, बताइए जरा क्या क्या वैल्यूज आएंगी, बताइए बेटा। मोनो के लिए यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी रखूं, थ्री। टू बाय थ्री प्लस वन, फाइव बाय थ्री। डाया की पांच, टू बाय फाइव प्लस में वन, सेवन बाय फाइव। और अगर मैं नॉन लीनियर ट्रायटॉमिक की बात कर रही हूँ, तो टू बाय में सिक्स प्लस में वन, तो टू वन जा टू, थ्री जा वन बाय थ्री प्लस में वन क्या हो जाएगा, फोर बाय थ्री। इनकी वैल्यूज अगर पॉइंट्स में देखें तो 1.6, इसकी 1.4, इसकी 1.33। तो आप सिंपली देख सकते हो कि गामा इज ग्रेटर देन वन, आ रहा है ग्रेटर देन वन। तो Yes, सीपी ma'am. बाय सीवी, अगर गामा ग्रेटर देन वन कंडीशन यहां पुट करोगे इधर, तो आपको पता लग जाएगा कि सीपी ग्रेटर देन सीवी है, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। क्यों, देखिए यहां जब मैं हीट दे रही हूं, जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ठीक है, एक ही जगह यूज हो रही थी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में, मान लीजिए 10 जूल लगी आपको। अगर मैं यहाँ पर अगर इसको वॉल्यूम कांस्टेंट ना करूं, तो क्या होगा कि कुछ पार्ट इसका वर्क में इस्तेमाल हो सकता है, मान लीजिए 2 जूल वर्क में लग गया, और बाकी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाने में लग रही है, लेकिन मुझे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए, 12 जूल चाहिए, तो थोड़ी और मेरे को हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज समझोगे कि आप जब कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हो तब आपको हीट ज्यादा देना पड़ रहा है, तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। ये बात सबको क्लियर हो गई? हाँ जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे बोलोगे बेटा, टू प्लस एफ बाई एफ आएगा, ठीक है, अगर एलसीएम लोगे तो टू प्लस एफ बाई एफ आ रहा है ना। ऑलराइट,
तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले किए ना, ये आप सब, ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के साथ हो सकता है कंबाइन करके आपको दे दे। कोई गैस दे देंगे और फर्स्ट लॉ आपको लगाना होगा, फिर पूछेंगे गैस में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, तो आप प्रोसेस देखेंगे कौन सा है। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, कोई भी प्रोसेस हो गैसेस के ऊपर, ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है, ये वाला डेल्टा यू वाला। इसको हम इंटरनल एनर्जी में भी डिस्कस करेंगे। हमेशा याद रखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू माय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू माय डेल्टा टी। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, और आगे आने वाले चैप्टर जो आपके सेशंस रहेंगे उसमें क्या डिस्कस होगा। ठीक है, एक क्या बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं इसका, माइंड मैप जो होता है कि हाँ इसके बाद हम ये, इसके बाद ये, और इसमें क्या पढ़ने वाला है। फिर थर्मल इक्विलिब्रियम आप ऑलरेडी जानते हो कि क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, सब कुछ पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। यस मैम। ठीक है, एक क्विक सा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा ये पता लग जाएगा। ऑलराइट, तो ध्यान से सुनिएगा चीजों को। तो शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मो मतलब हीट, और डायनेमिक्स मतलब मोशन, मोशन। यानी हीट इन मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, जो भी आपके पास लॉज रहेंगे, कहां से कहां हीट फ्लो करता है, कब आप साइन पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, ये सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मगर अगर मैं हाथों को रब कर रही हूँ तो मैं वर्क कर रही हूँ, तो ये वर्क क्या कर रहा है, कुछ देर बाद मेरे हाथ मुझे गर्म महसूस हो रहे हैं, तो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में, राइट। और जो स्टीम इंजन है, जैसे स्टीम होती है हीट, उसको हम वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हीट और वर्क का इंटर कन्वर्जन होता है। हीट का अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्जन होता है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का हीट में कन्वर्जन होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का, जो बेसिकली हीट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से आता है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे टेम्परेचर। तो it is a branch of physics that deals with the concept of heat, work, temperature and interconversion of heat and other forms of energy. क्लियर है ये बात सबको? जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें लॉज है, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है। जीरोथ लॉ की वजह से हमें पता लगा कि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं होती, सेम है। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहलाता है। जितनी भी आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं भी पढ़ी है वो सब एप्लीकेबल रहती है यहाँ पे। और सेकंड लॉ क्या है कि आपके पास जितना भी हीट होता है वो सारा का सारा वर्क डन में नहीं कन्वर्ट होता। ठीक है, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ में, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट लॉ है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहेगा, आज हम लोग करेंगे जीरोथ और फर्स्ट, सेकंड हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कुछ प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, बताइए बच्चों क्या होता है? टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट हो गया। आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है। बिल्कुल सही। और एडियाबैटिक, नो हीट ट्रांसफर, हीट। हीट का कोई आदान प्रदान नहीं, नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो इन प्रोसेसेस के जितने भी वर्क डन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, केमिस्ट्री में इन सबके डेरिवेशन किए है ना आप लोगों ने, वर्क डन के? आइसोथर्मल में वर्क डन का क्या होता है, आइसोबारिक में क्या होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है, किया है सब लोगों ने? बताइए भाई। यस मैम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारे के सारे जितने भी डेरिवेशन है चारों के, उनसे गो थ्रू होके आओगे, क्योंकि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। हम लोग उनको डिस्कस करेंगे जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, और फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो आगे चलते हैं अब। थर्मल इक्विलिब्रियम, आप लोग बताओ मेरे को, आप क्या जानते हो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में?
व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? बताइए बेटा, व्हाट इज थर्मल जब दो इक्विलिब्रियम? ऑब्जेक्ट थर्मली यानी कि उनका हीट कंटेंट सेम हो जाता है, अच्छा, और कोई? टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होता एक दूसरे में। मैम इसमें टेम्परेचर कोई प्रेशर ट्रांसफर होता वगैरह है या होता है? हीट ट्रांसफर होती है बेटा? सॉरी मैम, हीट हीट। हीट, यस, टेम्परेचर तो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई ना, हीट फ्लो करती है। और बताइए, देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये दो सिस्टम है, रुको सुंदर सा बनाऊंगी डायग्राम। मान लीजिए ये मैंने दो सिस्टम लिए हैं ऐसे, यहाँ प्रेशर है पीए वीए और टेम्परेचर है टीए, यहाँ है पीबी वीबी और टेम्परेचर है टीबी। इसको हम एडियाबैटिक वॉल से कवर कर देते हैं सभी डायरेक्शंस में। एडियाबैटिक वॉल मतलब अभी हीट फ्लो नहीं करता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ये आपके पास क्या है, कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल्स को हम एक नाम से और जानते हैं, डायथर्मिक वॉल। ठीक है, यहां से यहाँ अभी देखो, टेम्परेचर ऑफ ए अगर टेम्परेचर ऑफ बी से ज्यादा है तो डेफिनेटली यहां से यहाँ हीट फ्लो करेगा, करेगा या नहीं करेगा? यस मैम। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, हीट फ्लो क्यों कर रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता तो हीट फ्लो नहीं करता, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहां से यहाँ हीट फ्लो करेगा। कुछ देर बाद क्या होगा, मान लीजिए वेरिएबल्स हो गए पीए डैश वीए डैश और टेम्परेचर हो गया टी, यहाँ पे पीबी डैश वीबी डैश और टेम्परेचर हो गया टी। टेम्परेचर हो गया सेम, अब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहा, तो हम बोलते हैं कि दोनों सिस्टम क्या हो गए आपस में इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये बात आप जानते हो, यही चीज बता रहे थे आप लोग। ठीक है, तो आप ये देखो, ये जो आपके पास वैल्यूज दिख रही हैं आपको, ये इनको क्या बोलते हैं? पीवीटी क्या है? ये होते हैं मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। जब हीट फ्लो किया उसके कुछ टाइम बाद मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल सिस्टम ए के ये हो गए, सिस्टम बी के ये हो गए। अब इसको चाहे आप 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद या इनफाइनाइट टाइम बाद देखो, इन वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा विद टाइम। ठीक है, ये है एक बेसिक डेफिनेशन कि इन वेरिएबल्स में चेंज नहीं होता विद टाइम। ठीक है, अगर मैं इसी वॉल को नॉन कंडक्टिंग कर दूं तो क्या हीट फ्लो करेगा? नो मैम। नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी देखो ये वेरिएबल्स पीए वीए टीए पीबी वीबी टीबी क्या चेंज होंगे विद टाइम? बताइए, क्या चेंज होंगे? कोई बात नो मैम। नहीं, आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो टेम्परेचर अभी जो ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है ये चेंज नहीं हो रहे विद टाइम, तो ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे भी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। आई बात आपको समझ में? आप जो बता रहे हो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है, जब हीट फ्लो करेगा कुछ टाइम बाद, अब ये जो आपके पास मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, चेंज नहीं होंगे विद टाइम। ठीक है, लेकिन अगर शुरुआत में ही आपने इनको इस तरीके से मतलब यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग वॉल लगा दिया कि वो चेंज नहीं हो रहे विद टाइम, तो भी ये आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। ठीक है, अगर मैं सिंगल सिस्टम ले लूं, मान लीजिए ये मैंने ले लिया, ठीक है, यहाँ प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, और ये मैंने क्या कर ली, एक इंसुलेटेड वॉल या एडियाबैटिक वॉल लगा ली। टेम्परेचर बाहर क्या है, सराउंडिंग का TS, T इज ग्रेटर देन TS। ठीक है, तो हीट फ्लो तो नहीं होने दे रही, मैंने यहाँ पे क्या कर दी, एडियाबैटिक वॉल लगा दी। तो क्या ये सिस्टम इस सराउंडिंग के साथ कह सकते हो आप थर्मल इक्विलिब्रियम में नो मैम। है? क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यानी ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल अब चेंज नहीं हो रहे विद टाइम। देखो, बाहर सराउंडिंग में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर उसका TS है, वॉल्यूम उसका इनफाइनाइट है। ठीक है, तो क्या इन पैरामीटर्स में चेंज हो रहा है यहाँ पे इसके आसपास? क्या पीवीटी में चेंज हो रहा है? तो हम बोल सकते हैं कि विद टाइम इन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में कोई बदलाव नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये वो वाला केस है जब इन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है पहले ही, लेकिन अगर मैं इन इसी वॉल को कंडक्टिंग कर देती हूँ तो हीट फ्लो करेगा, अभी ये चेंज होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, इनकी जो वैल्यूज आएंगी
वो फिक्स हो जाएंगी, वो फिर टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी। फिर हम बोलेंगे कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में अब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, छोटा सा एक बेसिक था कि जब आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है तब आप बोल सकते हैं क्या? हाँ, अगर उनमें चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ तो आप बोल सकते हो। और अगर हाँ, अगर कंडक्टिंग वॉल लगा दी डेफिनेटली हीट फ्लो करेगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अब ये जो वेरिएबल्स बन गए अब ये चेंज नहीं हो रहे विद टाइम। और आप देखो यहाँ पर एक चीज है जो आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में चेंज आपके पास क्या है, सेम आती है, वो कौन सी है? टेम्परेचर। समझ में आई बात? ये सेम तब आ रही है जब हीट फ्लो करा है, अदरवाइज देखो यहाँ पे अलग अलग भी है। क्लियर है ना ये चीज, थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जीरोथ लॉ डिस्कस कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, और सी सिस्टम के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कहते हैं ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि यहाँ पर सी वाली जो वॉल है इसको बनाया गया कंडक्टिंग, और ए और बी के बीच में जो है इसको बनाया इंसुलेटेड। तो सी और ए के बीच में हीट फ्लो करेगा, बी और सी के बीच में हीट फ्लो करेगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। फिर क्या करते हैं, इसको तो कर देते हैं वो इंसुलेटेड, और ये वाली वॉल को कर देते हैं कंडक्टिंग जो ए और बी के बीच में है। तो देखा कि कोई भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो उन्होंने चेक किया कि थर्मल इक्विलिब्रियम के टाइम में इन सिस्टम्स में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सेम है, जो चेंज नहीं हुई। वो क्या आई? टेम्परेचर। ये हमें बाद में पता लगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो है वो टेम्परेचर सेम है। समझ में आई बात? यस मैम। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। हीट, हीट का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फ्लो करती है, विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। किस वजह से करती है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। आई बात समझ में सबको? और आपको पता है कौन से टेम्परेचर से हीट फ्लो करेगी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो करेगी। साइन की बात कर लेते हैं। अगर हीट इज गिवन टू द सिस्टम, मतलब अगर सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो हम उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अगर सिस्टम ने हीट को रिलीज किया है या सिस्टम ने हीट को दिया है तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। समझ में आई बात? और याद रखिए जो हीट है वो क्या है? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन पता है सबको? यस मैम। पाथ फंक्शन वो है, मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो अगर मैं ये रास्ता लूं, ये रास्ता लूं, ये रास्ता लूं, तो ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। वो होते हैं आपके पास पाथ फंक्शन। और जो स्टेट फंक्शन होते हैं, अब आप किसी भी रास्ते से जाओ, वो यहाँ जो स्टेट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो होते हैं स्टेट फंक्शन। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी के बारे में। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया कि मान लीजिए इसमें गैस है, इस गैस की अगर इंटरनल एनर्जी की मैं बात करूं तो दो आपके पास रहती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं रियल गैसेस की बात कर रही हूं तो दोनों आएंगे उसमें। पोटेंशियल एनर्जी आती है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और काइनेटिक एनर्जी एनर्जी किसकी वजह से आएगी? ड्यू टू मोशन, जो इनका मोशन हो रहा है उसकी वजह से। और काइनेटिक एनर्जी के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है रोटेशनल, एक होता है आपके पास वाइब्रेशनल, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सी आपके पास पिक्चर में आएंगी।
लेकिन अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो ठीक है, मुझे एक टर्म नहीं लेना पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वहां हम मानते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो वहां सिंपली हम इंटरनल एनर्जी लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है, जैसे हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसमें किया, वहां हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो सिंपली इंटरनल एनर्जी को आप डिफाइन कैसे करोगे? इट इज अ एनर्जी विच इज ड्यू टू एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू molecular motion and molecular configuration. Configuration is due to intermolecular force of attraction. Molecular configuration. आई बात सबको समझ में? इसको अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने निकाला था कि अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। दिस इज ऑलवेज ट्रू, चाहे आपके पास कोई भी प्रोसेस हो। क्लियर हो गया? फिर बात कर लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन? इट इज अ स्टेट फंक्शन बेटा। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, बताइए जरा। अगर स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपको क्या लग रहा है? 0। यस, इट इज 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी ना। डेल्टा यू क्या है? यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल। अगर कोई भी आपके पास मान लीजिए पाथ आ गया, पीवी डायग्राम आपने देखे होंगे, मान लीजिए इस तरीके का कोई साइकिल है, ठीक है, यहां से शुरू होके यहीं पहुंच गया अगर, तो इनिशियल फाइनल स्टेट क्या होगी? सेम। ठीक है, तो डेल्टा यू फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज 0। अगर हम साइन की बात करें, डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब एनर्जी सिस्टम ने गेन करी है। आई बात समझ में? और नेगेटिव कब होगी? जब एनर्जी लॉस्ट बाय सिस्टम। राइटिंग समझ में आ रही है? यस मैम। Yes, ध्यान ma'am. देना मेरे को। ठीक है, चलिए। और इसके बारे में इसका एक और फॉर्म रहता है, जैसे कि सीपी माइनस सीवी। आपको पता है कि आर होता है, गामा होता है सीपी बाय में सीवी। तो मैं सीपी का एक एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ गामा सीवी, जो कि मैं इसमें पुट करूंगी। तो गामा सीवी माइनस में सीवी इज इक्वल टू आर होता है। सीवी कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? गामा माइनस में 1 इक्वल्स टू आर। सीवी कितना हो जाएगा? आर बाय में गामा माइनस में 1। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बताओ। समझ में आ गई एक्सप्रेशन? यस Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास फॉर्मूला आया था डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, तो सीवी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वाली क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एन आर डेल्टा टी बाय में गामा माइनस में 1 इज डेल्टा यू। आ गया समझ में? क्लियर है? तो यहाँ अभी देखो इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में ये सारे फॉर्मूले कंबाइन हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, जैसे सीपी बाय सीवी गामा वाला हो गया। सीवी का एक और फॉर्मूला निकाला था एफ बाई 2 आर। सीपी का एक और निकाला था क्या? एफ बाई 2 प्लस में 1। ठीक है, और गामा की आपको वैल्यू पता है 2 बाय में एफ प्लस में 1। तो ये सब कुछ आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ऑल राइट, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो निखिल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइए, इफ Q, E, W denote respectively the heat added, change in internal energy and the work done in a closed cycle process क्या होगा? बताइए जरा। बताइए बेटा, A, B, C, D क्या ऑप्शन होगा? A, देखिए मैम सी होगा इसका। बिल्कुल सी होगा बेटा। देखिए दोबारा से, मैंने बोला था कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन है तो वो वाली चीज तो क्लोज साइकिल में क्या हो जाएगी? 0। मान लीजिए यही आपके पास एक प्रोसेस हुआ है, यहां से यहां गया सब्सटेंस, ए से बी गया और फिर बी से वापस ए आ गया। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी इस साइकिल के अंदर? सेम। अगर आप वापस क्लोज साइकिल की बात कर रहे हो तो यहां आ गया,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी 0 हो गया। लेकिन बेटा जो वर्क डन है और जो हीट होता है वो एक पाथ फंक्शन है, इसके लिए वैल्यू अलग आएगा पाथ के लिए और इसके लिए वैल्यू अलग आएगा। तो साइकिल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज साइकिल के लिए वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होएगा, सी। क्लियर हो गया सबको? Yes, इसमें ma'am. वैल्यू सिर्फ एक केस में 0 हो सकती है, अगर वो पाथ को ही रिट्रेस कर ले। जो पाथ फंक्शन है ना, वो पाथ को ही रिट्रेस कर ले। ऑलराइट, वर्क की बात करते हैं। स्मॉल वर्क डन आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। गैसेस का अगर मैं केस ले रही हूं तो मान लीजिए ऐसे मैंने एक सिलेंडर ले रखा है और इसमें गैस है, जिसकी वजह से इस पिस्टन पे प्रेशर लग रहा है। तो पिस्टन जो है मूवेबल है, तो मान लेते हैं कि इस प्रेशर की वजह से क्या हो गया, ये यहां पर आ गया, डेल्टा एक्स आगे चला गया, ये प्रेशर है। तो प्रेशर आपको पता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएक्स। ए इनटू डीएक्स क्या हो जाएगा, एरिया इनटू डीएक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा वी। डेल्टा वी, पी डीवी। डेल्टा वी हम लोग लेते हैं जब, अभी बताती हूँ वो भी कब लेंगे, डीडब्ल्यू। ठीक है, अभी प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो ठीक है, पी बाहर आ जाएगा, डीवी यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू। और मान लीजिए V1 से V2 तक एक्सपेंड हुआ है, तो प्रेशर इनटू में डीवी का इंटीग्रेशन V, लिमिट हो जाएगी V1 से V2, इसको लिख देंगे P डेल्टा V। ये आप तब लोगे जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ जी, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम पे डिस्कस करेंगे, साइन की बात निखिल। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा P डेल्टा V। ठीक है, अच्छा आपने साइन का नहीं पूछा, ठीक है, P डेल्टा V हो जाएगा जब प्रेशर कांस्टेंट है। और मान लीजिए आपके पास P और V, और मान लो एक पाथ ये लिया गैस ने, ठीक है, कोई भी एक प्रोसेस हुआ, यहाँ पर V1 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2। ठीक है, मान लो मेरे को निकालना है अभी वर्क डन कितना हो रहा है इस पाथ के अंदर। तो ऐसे तो मैं P डेल्टा V से तो नहीं निकाल सकती, क्योंकि इसका प्रेशर देखो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो क्या करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं जिसमें प्रेशर जो है सेम है, एक स्ट्रिप बनाएंगे जिसका जो थिकनेस है ये डीवी रहेगा, और ये जो आपके पास हाइट है ये कितनी हो जाएगी, प्रेशर। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, पी डीवी। ठीक है, ये एक स्मॉल वर्क डन हो गया इतनी स्ट्रिप का। अगर मैं ऐसे ढेर सारी स्ट्रिप बना दूं, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप बना दूं, तो आपके पास स्मॉल स्मॉल वर्क डन आ जाएंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, जैसे P1 मान लो, ठीक है, फिर P2 डीवी, P3 डीवी एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि आप सबको ऐड करोगे तो एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा, पीडीवी क्या था, एरिया। ठीक है, तो आपके पास सबको ऐड करोगे तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व क्या बन जाएगा बेटा, टोटल वर्क डन। समझ में आई ये कहानी? ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, स्मॉल अगर स्ट्रिप ली है सेम टू सेम जैसे ऊपर मैंने किया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करोगे। अभी ये फाइनल कहां से कहां जा रहा है, V1 से V2, तो लिमिट लगा दोगे V1 से V2, ये जो चीज लिखी हुई है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाली चीज हो जाएगी। हाँ जी, समझ में आ गया सबको ये चीज? बच्चों सो तो नहीं गए? आवाज आ रही है Yes. स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें छोटी मोटी बातें हैं नोट डाउन करने की, जैसे कि वर्क पाथ फंक्शन होता है, पहली बात। अभी आप ये देख सकते हो कि ये वर्क क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो ये वाला अगर पाथ लिया तो इसके नीचे का एरिया ले रहे हो आप, ठीक है, ये वाला अगर पाथ ले रहे हो तो इसके नीचे का आप एरिया ले रहे हो। और अगर आपके पास क्लोज्ड साइकिल होती है तो इसका वर्क डन होएगा जो इसने एरिया एनक्लोज किया है। सिंपली आप इसका क्या करोगे, एरिया निकाल लोगे जो इसने एरिया बाउंड कर लिया है। समझ में आई बात? तो ये पाथ फंक्शन होता है। दूसरी चीज, साइंस की बात कर लेते हैं, जैसे वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है भाई, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव?
मैम नेगेटिव। नेगेटिव होता है केमिस्ट्री में। ये छोटा सा फर्क ध्यान रखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिक्स में होता है पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये छोटा सा एक फर्क है जो आपको ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में क्या होता है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है सबको? और अगर मैं आपको ऐसे साइकिल दे दूं कोई भी, ये एक पीवी डायग्राम है और मान लीजिए ये एक साइकिल है इस तरीके से, तो अगर आपको दिख रहा है कि क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर मैं साइकिल का उल्टा कर दूं, जैसे कि अगर ऐसे कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर होगी चीज सबको? यस मैम। और छोटी मोटी बातें मैं आपको बताती हूँ, जैसे देखो, हाँ जी, देखो पीवी डायग्राम में काफी तरीके के जो है पाथ हो सकते हैं। जैसे कि अगर ये वाला पाथ है, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम आपके पास मान लीजिए यहां से यहां बढ़ गया, तो यहाँ पी डेल्टा वी लगा दोगे, राइट? प्रेशर कांस्टेंट है, सिंपली आप निकाल लो पी डेल्टा वी। क्लियर है ये चीज सबको? और डेल्टा वी में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम का डिफरेंस आ जाएगा जो यहां से यहां जाने में चेंज हुआ है। ये आपके पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बताइए, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम आप देख सकते हो इनिशियल वॉल्यूम से बड़ा है। डेल्टा वी क्या है? V2 माइनस में V1, तो ये पॉजिटिव होगा जब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर ऐसे ले लेती मैं तो प्रेशर कांस्टेंट अब भी है, P डेल्टा वी लग जाएगा, लेकिन वॉल्यूम मैम बट नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं ऐसे बनाऊं इस तरीके से, तो क्या होगा? अभी देखो यहाँ डेल्टा वी ही 0 है, चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है क्या? नो मैम, कांस्टेंट है वॉल्यूम। यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा 0, चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो। क्लियर है? अगर मैं ऐसे लेती हूं इस तरीके से, तो क्या होगा वर्क डन? अभी मैम तो नेगेटिव। प्रेशर वेरी कर रहा है, तो आप क्या करोगे? वर्क डन इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन V1 से V2 जा रहा है P dV। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसके नीचे का क्या निकाल लो? एरिया। इसका एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ये फॉर्मूला याद रखो, आ सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक चीज और बताओ, चलो फिर आ गया तो आपको समझ में। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मान लो यहां से यहां गया है, ऐसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं इसी साइन को उल्टा बना दूं, अगर ऐसे कर दूं, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अभी मेरे को ये बताओ कि इसका कैसे निकालोगे फिर? मान लो ये आपके पास एक साइकिल है ऐसे पीवी का, तो इसका वर्क डन कैसे निकालोगे? सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और साइन क्या लगा दोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लॉकवाइज है ना ये, तो पॉजिटिव, यानी शेडेड एरिया निकालो और उसमें डायरेक्शन देख लो, क्लॉकवाइज आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। याद रखो ये पीवी है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए अभी निकाल के बताइए फिर फटाफट 2-3 क्वेश्चन। फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन क्या होगा?
निकाल भी रहे हो? क्या निकालना है आपको? इसका एरिया। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू में बेस कितना है, बेस ले लो, AC अगर है बेस तो ये हो जाएगा, कितना हो गया, 5 - 1। और हाइट कितना ले लेते हैं, 6 - 1, 5। मैम 10 joules. यस, समझ में आया अब कैसे करना है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लॉकवाइज है, और वैसे भी सारे ऑप्शन पॉजिटिव ही हो सकता है, आपको ऑप्शन में दे देते +10 और -10। इतने सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं नीट के अंदर सिंपली इस कर्व पे। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ प्रेशर दे देंगे, वॉल्यूम दे देंगे कि इसके लिए बताओ कितना होगा वर्क डन इस कर्व के लिए A to B। तो सिंपली क्या करोगे, इसका एरिया निकालो इसके नीचे। ठीक है, यहां पर आप देखो कि आपके पास वर्क डन क्या होगा, वॉल्यूम अब घट रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. ये निकालिए फिर फटाफट। एन आइडियल गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? मैम बी। यस, -2 P0 V0। सिंपली इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 V0 इंटू में P0, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। अभी जैसे जब प्रेशर कांस्टेंट होते हैं तो चीजें आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसे यहाँ निकल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है इस कर्व के लिए, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे इस कर्व के नीचे का आप एरिया भी निकाल सकते हो, आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो, P∆V। वॉल्यूम का चेंज पता है, प्रेशर पता है, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो यहाँ तो वर्क डन आएगा ही नहीं, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, P∆V। ठीक है, लेकिन ये वाला जो केस था बेटा, इसमें चलो इसके लिए तो आप निकाल दोगे CA प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम का बदलाव भी पता है, तो P∆V लगा दो। A to B कुछ नहीं आएगा क्योंकि ∆V 0 है, लेकिन ये B से C जो प्रोसेस है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट P∆V नहीं लगा सकते, वहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में कोई रिलेशनशिप गिवन हो, क्या होता है, प्रेशर इंटू ∆V, इसका इंटीग्रेट dV, इसका इंटीग्रेशन V1 से V2। तो प्रेशर अब वेरी कर रहा है, तो या तो प्रेशर का कुछ रिलेशनशिप हो वॉल्यूम में, ताकि हम उसको विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंटीग्रेट कर सके, अदरवाइज आप सीधा इसका एरिया जो इसने एनक्लोज किया है वो निकाल लो। क्लियर है? बेसिक बेसिक चीजें हैं, हो सकता है कहीं आपको ऐसे डायरेक्ट भी निकालना पड़ जाए। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, चलो फिर ये बता दो फटाफट, इतना बड़ा मत पढ़ो, मैं बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ है, इन्होंने पूछा है कि इंटरनल एनर्जी किसमें ज्यादा, किसमें कम, किसमें सेम, किसमें 0, बता दो जरा 1 2 3 4 पाथ में। एक आइडियल गैस है जो स्टेट चेंज कर रही है A से B में। D. यस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, स्टेट पे डिपेंड करता है। चलो इसी में एक क्वेश्चन का आंसर और दो मुझे, कि वर्क डन किसमें ज्यादा होगा? फर्स्ट। बिल्कुल सही, जिसका एरिया ज्यादा है, जिस कर्व के नीचे ज्यादा एरिया है उसका वर्क डन ज्यादा हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाले के नीचे सबसे ज्यादा एरिया आएगा। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की। वैसे हम पढ़ चुके हैं ये चीज कि अगर कोई सिस्टम है, मान लीजिए इसमें एक गैस है, अगर मैं इसको हीट देती हूं तो दो तरीके से यूज हो सकती है, या तो वो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा दे, या ये जो गैस है उससे कुछ वर्क कर ले। समझ में आई? तो DQ जो अमाउंट दिया गया, उसने कुछ काम किया और कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, यही आपके पास फर्स्ट लॉ है। जो हीट दिया पॉजिटिव, जो सिस्टम ने काम किया पॉजिटिव, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा पॉजिटिव। तो ये तो हो गया सिंपल। हो सकता है क्वेश्चन में आपको साइंस अकॉर्डिंग टू दी न्यूमेरिकल मतलब लेना पड़े, क्या आपके पास हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो याद रखो ये चीज। हाँ जी, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि फर्स्ट लॉ किसके ऊपर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है यहाँ पे, जितना हीट दिया वो सारा का सारा वर्क और इंटरनल एनर्जी में यूज हो गया।
ये सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था नीट में। तो थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी वेरी स्कोरिंग, और दोनों ही सब्जेक्ट में है, तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, तो अच्छे से कीजिए, मैं इसका डीपीपी भेज दूंगी आप लोगों को आज। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और फर्स्ट लॉ के आगे, अच्छा चलो मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, ये आप लोग करके देखना। सबसे पहले ये वाले डिस्कस करेंगे हम लोग। ये वाला क्वेश्चन करके देखना, पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट लॉ पे डायरेक्ट ही है, ले लिया? Yes, ma'am. इसका भी ले लो चलो। बाकी मैं डीपीपी वैसे भी भेजूंगी, पर ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे दोनों। हाँ जी, कर दूं बंद?